मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। इससे पहले जो अभी तक हमने पढ़ लिया, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, उसके हमने 4 मेथड सीखे थे। उससे पहले हमने सीखा था हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, उसके हमने खूब सारे क्वेश्चंस भी किए। उससे पहले हमने ग्राफ्स के बहुत सारे तरीके हमने डिफरेंट तरह के हमने ग्राफ्स बनाना सीखा। और उससे पहले हमने सीखा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, और उससे भी पहले कि फंक्शन होता क्या है। उम्मीद है ये सारा कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शंस को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 पैरामीटर्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहला है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज 1-1 एंड मैनी 1 में क्लासीफाई कर सकते हैं कि किसी फंक्शन को 1-1 फंक्शन कब बोलते हैं और मैनी 1 फंक्शन कब बोलते हैं। नोट्स बनाते रहना साथ साथ, ताकि आपको बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़े। तो लिखो, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, इस तरीके से अ फंक्शन ऐसा लिखना है। रीड कैसे करेंगे, f फ्रॉम a टू b इज सेट टू बी अ 1-1 फंक्शन। ठीक है, पहले हम सीख रहे हैं कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इज सेट टू बी अ 1-1 फंक्शन इफ every element of B, if every element of B has at most one pre-image in A, has at most one pre-image in A। मतलब क्या है इस बात का कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई फंक्शन बनाया, कोई मैपिंग बनाते हैं, जैसे इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इसको अब यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे f लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैपिंग डिनोट करने का तरीका होता है। ठीक है, मान लिया हमने कि a में फॉर एग्जांपल कोई भी 4 एलिमेंट्स हैं, b में भी फॉर एग्जांपल 4 है, कितने भी हों, ठीक है, हमने 4 ले लिए। अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी मैपिंग हो रही हो, मान लो इसकी मैपिंग इसके साथ ही हो रही है, इसकी मैपिंग सपोज इसके साथ हो रही है, इसकी मैपिंग सपोज इसके साथ हो रही है, इसकी मैपिंग फॉर एग्जांपल इसके साथ हो रही है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एरो डायग्राम। ठीक है, या मैपिंग डायग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एट मोस्ट वन प्री इमेज इन ए, या ए की टर्म्स में बात करें तो ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है। देखो, ए के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज तो हो नहीं सकती, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, लेकिन मल्टीपल एलिमेंट्स की तो सेम इमेज हो सकती है। ठीक है, अब हम वो बात नहीं कर रहे कि मल्टीपल की सेम इमेज हो, एक की एक ही इमेज हो तो वो कहलाएगा 1-1 फंक्शन। और हमने जो डेफिनेशन बोली उसमें क्या बोला है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एट मोस्ट वन प्री इमेज इन ए। अब इसका क्या मतलब है, ये हमने एक एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको चलो यहाँ पे बना देते हैं। अब मान लिया ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल इसको फिर से इसी से मैप कर दिया, इसको चलो इससे ही मैप कर देते हैं। इस बार इसको हम मैप कर देते हैं, इससे मैप कर देते हैं, इसको मान लो हमने इससे मैप कर दिया। अब बी में क्या हुआ, एक एलिमेंट खाली बच गया। अब कोई भी बी का एलिमेंट आप देखो, उसकी या तो मैक्सिमम एक ही प्री इमेज आ रही है ये चारों एलिमेंट की, या फिर एक भी प्री इमेज नहीं आ रही। ठीक है, तो अब अगर बी के किसी भी एलिमेंट को हम कंसिडर करें, उसकी मैक्सिमम एक प्री इमेज हो, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1-1 फंक्शन। किसी भी एलिमेंट की मोर देन 1 प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दोनों हैं, दीज बोथ आर 1-1 फंक्शंस, बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ 1-1 फंक्शंस। ठीक है, अब समझते हैं मैनी 1 फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मैनी 1 फंक्शन, अब देखो 2 एग्जांपल फिर से इसी टाइप के लेते हैं। अब देखो हमने क्या किया, ए में हमने 4 एलिमेंट्स लिए, बी में हमने 3 एलिमेंट्स लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारी मैपिंग इस तरीके से हो कि इसको इससे मैप कर दिया, इसको भी इससे मैप कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो हमने इससे मैप कर दिया, और इस एलिमेंट को मान लो हमने इस एलिमेंट से मैप कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट अगर हम देखें बी का, वैसे अगर बी के एलिमेंट को देखें तो एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जिसकी 2 प्री इमेज आ रही हैं, जिसकी 2 प्री इमेज आ रही हैं। तो मैनी 1 फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, मैनी 1 फंक्शन पहले लिख लो, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, इस तरीके से अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ये 1-1 है, इधर लिख देते हैं, ये 1-1 हमने समझा है। ठीक है, इज सेट टू बी अ मैनी 1 फंक्शन, इज सेट टू बी अ मैनी 1 फंक्शन if there is at least one element in B, if there is at least
one element in B which has more than one pre-image. If there is at least one element in B which has more than one pre-image. जैसे अब हमने ये देखा कि B में एक एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी more than one pre-image बन गई, तो अब क्या है, ये कहलाएगा many one फंक्शन कि एक से ज्यादा एलिमेंट की भी सेम पे मैपिंग हो रही है, भले ही हम इसकी भी इससे मैपिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, तीन को भी सेम से तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो ये वाला केस है, फॉर एग्जांपल अब इसमें हम ऐसा करें, मान लो हमने इसको इससे मैप कर दिया, इसको भी इससे मैप कर दिया, एक काम करते हैं इसको भी इससे मैप कर देते हैं, और इसको भी चलो इसी से या चलो किसी और से कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे इससे मैप कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है तो ये भी मैनी वन फंक्शन कि ये वाला एलिमेंट है, इसकी मोर देन वन प्री इमेज हो गई, इसकी तीन प्री इमेज हो गई, ठीक है, कितनी भी हो मोर देन वन प्री इमेज तो हो सकती है ना। और इसमें क्या है, इसके अंदर कोई एलिमेंट खाली नहीं बच रहा, इसके अंदर खाली बच रहा है, खाली बचे या ना बचे उससे वन वन मैनी वन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये केस है वन वन तो ये भी है, इसमें कोई खाली नहीं बच रहा, ये वन वन है इसमें खाली बच रहा है, ये मैनी वन है कोई खाली नहीं बच रहा, ये मैनी वन है इसमें खाली बच रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन को वन वन कब बोलेंगे, बी के हिसाब से डिफाइन करेंगे उसको कि बी के हर एलिमेंट की मैक्सिमम एक ही प्री इमेज हो, मैक्सिमम एक प्री इमेज हो, एक हो या फिर जीरो, ठीक है, दो नहीं हो सकती, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, मतलब मोर देन वन प्री इमेज हो गई, भले यहाँ पे कोई खाली बचे या ना बचे उससे फर्क नहीं पड़ता, मोर देन वन प्री इमेज हो गई तो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। ए के रिस्पेक्ट में सोच के देखें तो ए के रिस्पेक्ट में भाई एक ही इमेज आए, हर एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही हो तो वन वन फंक्शन, और मोर देन वन एलिमेंट ऐसे हो जिसकी सेम इमेज बन जाए तो मैनी वन फंक्शन, ठीक है। एक का एक के साथ, मोर देन वन का सेम के साथ, मैनी वन, ये वन वन। अब तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, एक मिनट पहले इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दोनों, ये मैनी वन है, ये वन वन है, ठीक है, दोनों इसके टाइप्स हैं। अब दूसरा क्या होता है, दूसरी क्लासिफिकेशन, एक ये जो वन वन फंक्शन होता है, एक मिनट, इसका एक और नाम भी होता है, इसको चलो इसको लिखा रहने देते हैं हम यहाँ पर। वन वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव मैपिंग, बिकॉज फंक्शन को मैपिंग भी बोल सकते हैं या सिंपली इसको इंजेक्शन भी बोल देते हैं। इंजेक्शन कि इसके एलिमेंट को इसमें इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसको इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्शन भी बोलते हैं वन वन फंक्शन को, ठीक है। अब दूसरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, दूसरी क्लासिफिकेशन होती है, उसका हम नाम बोलते हैं इनटू फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। अब वो क्या होता है, ये सब कुछ एज इट इज बना रहने देते हैं, यही यूज करेंगे हम। आप कॉपी में इसको दोबारा बना लेना, अभी जो डायग्राम हम ये वाला मतलब सेम टू सेम दोबारा कॉपी करना है आपको। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन इज इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको लिख लो, a function f from a to b, a function f from a to b is said to be an into function, is said to be an into function if there is at least one element in b, one element in b मतलब जो कोडोमेन है हमारी, ठीक है, से b लिख लो, या if there is at least one element in the codomain, ठीक है, if there is at least one element in b which does not have any pre-image. A function f from a to b is said to be an into function if there is at least one element in b which does not have any pre-image. मतलब क्या है अभी समझते हैं, ठीक है, क्या मतलब है, जैसे इसके अंदर b में कोई एलिमेंट है क्या जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, नहीं है, लेकिन इसमें है, इसकी कोई प्री इमेज है क्या, नहीं है, तो ये वाला फंक्शन क्या है, ये इनटू फंक्शन है। तो ये वन वन तो है ही, इनटू भी है, तो ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड वन वन इनटू फंक्शन। समझ में आई बात, ठीक है। यहां पे कोई एलिमेंट है क्या ऐसा जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, नहीं है, यहां पे है, तो ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन, लेकिन इनटू में भी कौन सा, मैनी वन, तो ये कहलाएगा मैनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, मैनी वन इनटू फंक्शन,
ठीक है। और उसके बाद में ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अभी मत बनाना इसको, पहले बस आपने समझ लिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पहले आप ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन लिख लो। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, लिखो अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b is said to be an onto function, is said to be an onto function if there does not exist, if there does not exist any element in the codomain या any element in B, if there does not exist any element in the codomain which does not have any pre-image, which does not have any pre-image मतलब कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, मतलब हर किसी की कोई ना कोई प्री इमेज है। बात समझ में आई? जैसे ये केस है, हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, जैसे ये वाला केस है, हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है। तो अगर प्री इमेज है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बच रहा, बेसिकली कोई भी खाली नहीं बच रहा तो ऑन टू, खाली बच रहा है तो इन टू, इसमें इसके इन देयर इज एन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट हैव अ प्री इमेज। तो अगर खाली बच रहा है, देयर इज एन एलिमेंट इन बी विच डज नॉट हैव अ प्री इमेज, तो इन टू, इफ देयर इज नो एलिमेंट इन बी तो ऑन टू, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। बात समझ में आई? तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, ये ऑन टू है। और ऑन टू में भी क्या है, 1 1 तो पहले ही था, तो 1 1 था ही, ऑन टू भी है। अब ये चारों डायग्राम बना लेना। तो ये वाला जो है ये क्या फंक्शन है, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। ये 1 1 तो है ही और ये ऑन टू भी है। सो दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। दिस इज 1 1 इनटू फंक्शन। ये वाला जो है इसका नाम क्या होगा, दिस इज, इसको इधर लिख देते हैं या चलो यहीं लिख देते हैं, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। और ये वाला मैनी वन इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। इसका ये जो f था, इस f को यहाँ पर नीचे लिख देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी सबको, ठीक है। अब जैसे हमने बताया कि जो 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग या सिंपली इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही जो ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन, और इसको हटा देते हैं, ऑन टू को, इसको लास्ट में लिख लो, एन ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव मैपिंग, और सिंपली इसको सर्जेक्शन भी बोल देते हैं, सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्टिव मैपिंग या सर्जेक्शन। अब सोचोगे ये सर्जेक्शन ये कैसा वर्ड है, ये कैसे कहाँ से आया सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन? एक्चुअली ये जो इसमें जो पहले 3 वर्ड्स हैं, ये SUR सर, ये नाम कहाँ से आया है, ये एक्चुअली फ्रेंच से आया है। ये एक मैथमेटिशियन अंकल होते थे बोरबाकी नाम के, जिन्होंने ये ऑन टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी थ्योरी दी थी और एक किताब भी लिखी थी फंक्शन में, जिसके मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इनटू ऑन टू के ऊपर। और उनकी किताब जो है अच्छी चल पड़ी, लोग पढ़ने लगे, आसपास की जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, फ्रांस के आसपास की यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वहाँ पर उसको पढ़ा जाने लगा। और उसमें इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया हुआ था। एक्चुअली जो अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, ऑन को फ्रेंच में ये कहते हैं, ये सुर नहीं है, इसको एक्चुअली फ्रेंच में श्योर कुछ ऐसा ही प्रोनाउंस करते हैं, श्योर ऐसा बोलते हैं फ्रेंच में, श्योर। तो ऑन को फ्रेंच में श्योर बोलते हैं। तो और जेक्शन वर्ड जो है, जेक्शन तो मतलब इसमें ये इंजेक्ट हो गया, जेक्शन वो वहाँ से वर्ड आता है, तो 2 से मिला करके वो सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन उसको बोलते हैं। तो वो वर्ड प्रचलित होने लगा, लोगों में यूज़ होने लगा कॉमनली। जब कॉमनली यूज़ होने लग गया तो मतलब बेसिकली लिटरेचर में उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, कॉमनली उसको यूज़ कर रहे हैं, वही नाम से बुला रहे हैं, तो वही नाम पड़ गया उसका। तो ये ऐसे इसका ये नोमेनक्लेचर आया है, ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, सर्जेक्टिव मैपिंग, यहाँ से वर्ड बनाया, ठीक है। तो अब अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है तो उसको सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी वो इंजेक्टिव फंक्शन भी है और सर्जेक्टिव फंक्शन भी है, इंजेक्शन भी है, सर्जेक्शन भी है,
तो उसको बाइजेक्शन बोलते हैं। बाइजेक्शन ये तो ऐसे ही बना है कि दोनों है, बाय का मतलब 2 होता है ना, तो लिख लो इसको लास्ट में, अ फंक्शन विच इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, या a 1 1 on 2 function is also called a bijective function or simply bijection। bijective function और simply bijection। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो कुल मिला के ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल फंक्शंस को हम 4 तरीके से, मतलब 4 उनके टाइप्स हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। एक 1 1 many 1 के बेसिस पे, एक into on 2 के बेसिस पे। तो कुल मिला के 4 हो सकती हैं कि फंक्शन 1 1 और on 2 हो सकता है, 1 1 और into हो सकता है, मतलब इसमें कुछ बचा है, there is something in B which does not have a pre-image in A। ठीक है, many 1 on 2 हो सकता है या many 1 into हो सकता है। कुल मिला के फंक्शंस 4 तरीके के हो सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, करना क्या है हमारे को, अब हमें कोई फंक्शन दे रखा हो, हमें कोई फंक्शन दे रखा है, हमें ये पहचानना होगा कि क्या ये फंक्शन 1 1 है या many 1 है, या into है या on 2 है। ठीक है, तो यही कुल मिला के हमारे को सीखना है। अब उसमें आप जितना थोड़ा सा मुश्किल फंक्शन बना दोगे, बड़ा फंक्शन बना दोगे, क्वेश्चन मुश्किल बन जाएगा, छोटा सा फंक्शन होगा आसान क्वेश्चन बन जाएगा वो। तो कुल मिला के सीखना हमारे को ये है कि कोई फंक्शन दे रखा हो, हमें 1 1 और many 1 में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, और हमारे को into और on 2 पहचानना आना चाहिए कि वो कौन सा फंक्शन, कोई फंक्शन into होगा या on 2 होगा। बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब देखो into on 2 तो बड़ा आसान है समझना या करना। into on 2 कोई फंक्शन होगा, जैसे ये वाला फंक्शन है on 2 है, on 2 मतलब इसमें कुछ भी खाली नहीं बच रहा, इसमें कुछ खाली नहीं बच रहा, into का मतलब कुछ खाली बच रहा है। तो जो भी हमारे को, जैसे हमारे को फंक्शन दे रखा है f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b, यानी कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसके हमारे को कोडोमेन तो दे ही रखी है ना, कोडोमेन तो गिवन होगी। अगर कभी क्वेश्चन में कोडोमेन नहीं दे रखी तो उसको ऑल रियल नंबर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो कोडोमेन हमारे को गिवन होगी, नहीं गिवन है तो ऑल रियल नंबर है। आपको करना क्या है, सिंपली उस फंक्शन की रेंज निकाल लेनी है। अब अगर तो रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इमेजेस, अगर उसकी रेंज कोडोमेन से सेम आ गई, कोडोमेन के इक्वल आ गई, तो मतलब वो फंक्शन क्या है, मतलब कुछ भी खाली नहीं बच रहा, ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। खाली बच गया, रेंज जो है, रेंज, अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज में 4 एलिमेंट आएंगे, लेकिन कोडोमेन में तो सारे 5 के 5 एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट आ गई, तो फिर इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन क्या होगा, into हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये अभी क्वेश्चन करते हैं, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये पहले तो 1 1 many 1 में समझते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, उसके बाद अब फंक्शन में डिस्टिंग्विश करना सीख रहे हैं। चलो, अब हम पहले सीख रहे हैं हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 1 फंक्शन एंड many 1 फंक्शन। मतलब अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया, हमें ये पहचानना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ln x दे दिया, ln x प्लस sin x दे दिया, कुछ भी मतलब फंक्शन बना दिया। अब हमें ये बोले कि बताओ ये फंक्शन 1 1 है या many 1 है। अब हमें ये पहचानना हो, तो इस डिस्टिंक्शन करने के, मतलब 1 1 और many 1 पहचानने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ 1 1 फंक्शन एंड अ many 1 फंक्शन। ठीक, अब उसमें 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, 3 मेथड्स लिख लेना। देयर आर 3 मेथड्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ 1 1 फंक्शन एंड अ many 1 फंक्शन। पहले उनका नाम लिख लो। पहला तो क्या है, पहले मेथड को तो सिंपली ऐसा बोलते हैं, बाय पुटिंग। पहला मेथड क्या है, क्या करते क्या है उसमें, बाय पुटिंग fx1 इक्वल टू fx2। होता क्या है अभी समझते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय पुटिंग fx1 इज इक्वल टू fx2। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग ग्राफ्स, या ग्राफिकल मेथड बोल देते हैं सिंपली, बाय यूजिंग ग्राफ्स। और तीसरा मेथड होता है बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी, बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी बता रखा है पहले क्या होता है। ठीक है, तो अब बाय पुटिंग fx1 इक्वल टू fx2, या बाय यूजिंग ग्राफ, या तीसरा बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना कि जो बोर्ड एग्जाम है, यानी जो 12th का जो पेपर है, जो बोर्ड एग्जाम है, उसमें सिर्फ ये फर्स्ट मेथड है। बोर्ड के सिलेबस में, इन बोर्ड सिलेबस सिर्फ फर्स्ट मेथड है जो बोर्ड के सिलेबस में, सेकंड और थर्ड वाला नहीं है। यानी कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई फंक्शन दे दें और पूछें कि बताओ ये 1 1 है या many 1 है, तो आपको इसी मेथड से ही करना है। ग्राफ से या मोनोटोनिसिटी से करोगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये बोर्ड के सिलेबस का मेथड है। ठीक, तो अब करना क्या है, और इसमें
बोर्ड में वही क्वेश्चन आएंगे जो इस मेथड से हो सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन तीनों मेथड से होगा, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन कैसा है, हो सकता है तीनों से, हो सकता है दो से, हो सकता है किसी और मतलब किसी एक मेथड से ही सॉल्व हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन का नेचर कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स उस पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। बोर्ड में वही क्वेश्चन आएंगे जो इस मेथड से हो सकते होंगे और यही मेथड आपको बोर्ड में करना होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो बारी बारी से मेथड समझते हैं। कौन कौन, पहला बाय पुटिंग fx1 इक्वल टू fx2 मेथड, ठीक है। अब देखो ये मेथड होता क्या है, लिख लो पहले फिर समझते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। लिखो लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, ठीक। आगे लिखो फुल स्टॉप, आगे लिखो if on putting fx1 equal to fx2, if on putting fx1 equal to fx2 and solving this equation, if on putting fx1 equal to fx2 and solving this equation, we get x1 equal to x2 only, x1 equal to x2 only, then the function is 1 1, otherwise the function is many 1. If on putting fx1 equal to fx2 and solving this equation we get x1 equal to x2 only, then the function is 1 1, otherwise the function is many 1. मतलब क्या है अब इस बात का, देखो मतलब समझते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सपोज फंक्शन है fx, चलो पहले एक सिंपल सा केस लेते हैं, लीनियर आइडेंटिटी फंक्शन fx इक्वल टू एक्स ही ले लिया, बिल्कुल सिंपल, सबसे आसान केस। अब हमने क्या किया, fx इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। अब इसकी देखो, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर है, रेंज क्या है, वो भी ऑल रियल नंबर। x को 1 लोगे तो fx 1 निकल के आएगा, x को 10 लोगे fx भी 10 निकल के आएगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा, और वैसे ग्राफ से अगर इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझें तो इसका ग्राफ कैसा बनता है भाई, ग्राफ तो इसका इस टाइप का बनता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने कोई भी दो वैल्यूज फॉर एग्जांपल x1 x2 मान ली कि लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, डोमेन तो इसकी ऑल रियल नंबर है, यानी आपने कोई भी दो रियल नंबर कंसिडर कर लिए। और फिर हमने क्या किया, नाउ पुट fx1 इक्वल टू fx2। अब fx इज इक्वल टू x है तो f ऑफ x1 क्या आ गया, x1 ही आ गया, और f ऑफ x2 क्या आ गया, x2 ही आ गया। तो x1 इक्वल टू fx2 पुट करने से x1 इक्वल टू x2 आ गया, यही आया। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। अगर हमारे पास सिर्फ यही रिजल्ट आ रहा है, इफ ऑन पुटिंग fx1 इक्वल टू fx2 एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इसमें तो सॉल्व करने वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है, यही आ गया सीधा। एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट दिस, इसमें सॉल्व कुछ करना नहीं था बिकॉज हमने क्वेश्चन आसान लिया था, एग्जांपल आसान लिया था, ठीक है। वी गेट दिस, देन द फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज फंक्शन इज मेनी 1, ठीक है। अब मेनी 1 का एक एग्जांपल इंप्लाइज, यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन यहाँ पूरा लिख लेना, फंक्शन इज 1 1 या 1 1 फंक्शन है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अब हमने क्या लिया होता, हमने फंक्शन x की जगह पे x² लिया होता, ठीक है, क्वाड्रेटिक x² लिया होता। अब हमने क्या किया, इसकी डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट ले लिए। इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर, ठीक है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, तो x1 x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, यानी कि कोई भी दो इसकी डोमेन में हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब क्या कर रहे हैं, नाउ पुट fx1 इक्वल टू fx2 पुट कर दिया, तो fx1 क्या आएगा, x1 का स्क्वायर, fx2 क्या आएगा, x2 का स्क्वायर। अब x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर है, तो x1 कितना आ गया, प्लस माइनस x2 आएगा भाई। तो x1 क्या आ गया, प्लस माइनस x2, यानी यहाँ से हमारे पास में दो आंसर आ गए, ठीक है। या इसको एक और तरीके से ऐसा लिख सकते हो कि भाई हम इसको इधर शिफ्ट कर दिया, वो बात एक ही है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, दो फैक्टर्स बन गए, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0, ये 0 पुट करेंगे तो x1 कितना आ गया, माइनस x2, ये 0 पुट किया तो x1 कितना आ गया,
प्लस x2, तो यानी कुल मिला के x1 क्या आया, प्लस माइनस x2 ही तो आया, वही सेम चीज आई। तो अब हमारे पास यानी क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं कि x1 x2 के भी बराबर हो सकता है और x1 माइनस x2 के भी बराबर हो सकता है। हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था कि अगर सॉल्व करने पे x1 इक्वल टू x2 ही आए, उसके अलावा कुछ ना आए, और इफ ऑन सॉल्विंग वी गेट x1 इक्वल टू x2 ओनली, then the function is 1 1, otherwise the function is many 1, यानी कि ये फंक्शन क्या है, many 1। अब इसका रीजन क्या है कि ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन ये है, जैसे इसका हमने अभी देखो ग्राफ बनाया था, हमने इसकी डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट ले लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी हमने x1 कंसिडर कर लिया, यहाँ पे हमने कोई भी ये x2 कंसिडर कर लिया। x1 के ऊपर कुछ वैल्यू आ रही है, x2 के ऊपर कुछ वैल्यू आ रही है। हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को बराबर रख दिया, और हमारे पास सॉल्व करके आ गया कि x1 इक्वल टू x2, यानी कि बराबर वैल्यू बराबर रखने से हो क्या रहा है भाई, वैल्यू बराबर रखने से हो ये रहा है कि हमने ये देखा कि यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है। हमने ये देखा कि क्या x1 के ऊपर जो वैल्यू आई, मान लो ये आई, और x2 के ऊपर भी जो वैल्यू आई, दोनों सेम रख दी, हमने इक्वल रख दी। अब सॉल्व करके अगर आ गया कि नहीं वैल्यू इक्वल है तो नंबर भी इक्वल है, x1 इक्वल टू x2 ही है, तो इसका मतलब दो डिफरेंट नंबर पे सेम वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन अगर सॉल्व करने पे हमारे पास दो अलग अलग बातें आ गई कि हमने इसके ऊपर जो वैल्यू आई और इसके ऊपर जो वैल्यू, दोनों को बराबर रख दिया, दोनों को बराबर रखा, तो हमारे पास में दो आंसर आ गए कि भाई ये x1 और x2 दोनों इक्वल हो। भाई दो नंबर आपने सेम लिए तो उसके ऊपर तो सेम वैल्यू आनी है, लेकिन दो डिफरेंट नंबर लिए, x1 और x2 डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तब भी सेम वैल्यू आ सकती है। एग्जांपल से समझते हैं नंबर्स में। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, आपने x1 को ले लिया 2, x2 को ले लिया 5, तो 2 के ऊपर तो वैल्यू 2 ही आएगी भाई, 5 के ऊपर वैल्यू 5 ही आएगी। इस केस में क्या कोई दो ऐसे डिफरेंट नंबर हो सकते हैं जिनके ऊपर सेम वैल्यू निकल के आ जाए? जैसे 2 वैल्यू है, क्या दो डिफरेंट नंबर्स पे आ सकती है? क्या नहीं आ सकती। 2 वैल्यू तो 2 पे ही आएगी, किसी और पे तो नहीं आ सकती। 4 वैल्यू जो है वो 4 पे ही आएगी, किसी और पे तो नहीं आ सकती। लेकिन इसमें जो 4 वैल्यू है, ठीक है, इसमें जो 4 है वैल्यू, मान लो यहाँ पर 4 है, वो 2 पे भी आ सकती है और -2 पे भी आ सकती है। x1 इज इक्वल टू x2 ले लो, मतलब आप दो सेम नंबर ले लो, ठीक है, दो सेम नंबर लिए या फिर दो डिफरेंट नंबर लिए। सेम नंबर लोगे तो भाई सेम वैल्यू आनी है ना। कहने का मतलब ये है कि आपने इक्वल वैल्यूज पुट कर दी, fx1 इक्वल टू fx2 पुट कर दिया, ठीक है, उससे निकल के आया कि नहीं दो डिफरेंट, इससे निकल के आया कि नहीं आपने दो डिफरेंट नंबर्स अगर आप लेने की कोशिश करो जिनके ऊपर वैल्यू सेम आ रही है, तो वो दो डिफरेंट नंबर नहीं है, वो दोनों सेम ही नंबर निकल के आ रहे हैं। मतलब दो इस केस में दो डिफरेंट नंबर पे, इस केस में ये वाला केस नहीं है, इस केस में दो डिफरेंट नंबर पे सेम वैल्यू आ ही नहीं सकती, तभी आ सकती है अगर वो नंबर ही सेम ले लो, अदरवाइज नहीं आ सकती। इसमें आ रहा है कि दो डिफरेंट नंबर पे सेम वैल्यू आ सकती है, कब? अगर उसका नेगेटिव नंबर ले लोगे तब भी सेम आ सकती है। मतलब 2 पे भी और -2 पे भी सेम इमेज आएगी ना। ये बात समझ में आई सबको? समझ में आ गई बात सबको ये? ठीक है, तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2 बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f, और वहां से हमने fx1 fx2 बराबर पुट किए। अगर दोनों उसको सॉल्व करके रिजल्ट निकल के आ गया कि नहीं fx1 इक्वल टू fx2 पुट करने, वो तभी हो सकता है अगर x1 इक्वल टू x2 लो, मतलब दोनों नंबर ही सेम लो, अदरवाइज नहीं है, तो फिर फंक्शन 1 1 है। मतलब कोई भी दो डिफरेंट नंबर पे सेम इमेज नहीं आ रही, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है कि दो डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट आ गए कि x1 इक्वल टू x2 लोगे, आपने x1 इक्वल टू x2 लिया तो सेम इमेज आ ही रही है, मतलब वो नंबर ही सेम है। लेकिन कोई डिफरेंट नंबर लिया तब भी सेम इमेज आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? मैनी 1 है। पॉसिबिलिटी मतलब दूसरा कोई डिफरेंट नंबर है ऐसा, जैसे 2 और -2 है, ठीक है, 2 and -2 कोई डिफरेंट ऐसा नंबर है जिसके ऊपर भी सेम इमेज आ सकती है, तो मतलब फंक्शन क्या है? मैनी 1 है। क्लियर सभी को? ठीक है, अब इस मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। चलो क्वेश्चन लिखो, पहले ऊपर लिख लो, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और मैनी 1, 1 1 और मैनी 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, fx है 2x + 1, ये चेक करना है कि ये 1 1 है या मैनी 1 है। ठीक है, चलो एक और भी साथ ही लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये चेक करना है कि 1 1 है या मैनी 1 है। दोनों क्वेश्चन करने के लिए कितना, 1 मिनट का टाइम, चलो ट्राई करो, 1 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। हाँ जी, चलो पहले इस पे आते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया, चेक करना खुद अपने आप। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से लिखने का तरीका, ठीक है, बिकॉज ये बोर्ड के सिलेबस में है। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, ठीक है। नाउ पुट fx1 इक्वल टू fx2, तो यहाँ से आ गया 2x1 प्लस 1 इक्वल टू 2x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो मतलब इट मीन्स ऑन पुटिंग fx1 इक्वल टू fx2 वी आर गेटिंग x1 इक्वल टू x2 ओनली, implies the function is 1 1 function. Function is 1 1 function. Similarly दूसरा, इसमें भी क्या लिखेंगे, let x1 x2 belong to domain of f, ठीक है। now put, अच्छा एक चीज और, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको डोमेन निकाल के देख के मतलब पेपर में आपको दिखाना पड़ेगा इसके डोमेन क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, डोमेन कुछ भी हो। हम तो क्या कह रहे हैं कि जो भी इसकी डोमेन है, कोई भी 2 एलिमेंट हमने उस डोमेन के ले लिए, ठीक है। वैसे इस केस में ऑल रियल नंबर है, इसमें भी वैसे ऑल रियल नंबर ही है, ठीक है। तो नाउ पुट fx1 इक्वल टू fx2, तो अब यहाँ से क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस 2x1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 2x2, ये आया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करें, सेम टाइप की टर्म्स, स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ कर लें। कैलकुलेशन करने के लिए जो भी सेम डिग्री की टर्म्स हो उनको हमेशा साथ में ले आना चाहिए, उससे कैलकुलेशन आसान होती है। तो ये x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, इनको एक साथ कर दिया। उसके बाद ये दोनों लीनियर टर्म्स हैं, चाहो तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, नहीं तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। सॉल्व करने के लिए दोनों एक साथ, इसमें से तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, इनको एक साथ क्लब कर दिया। अच्छा इसके फैक्टर्स बन रहे हैं x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 पूरे में से कॉमन भी आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0, यानी या तो ये 0 या ये 0। यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस 2, यानी कि x1 इक्वल टू x2 दोनों नंबर सेम लोगे तो भाई सेम निकल के आएगी वैल्यू, लेकिन कोई डिफरेंट नंबर लोगे तो भी सेम वैल्यू निकल के आ सकती है, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने मान लो x1 की वैल्यू ले ली 5, ठीक है, तो 5 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 25 प्लस 10 35 आएगी भाई, ठीक है। अब आपने दूसरा नंबर ले लिया, या चलो x2 को ले लिया, x2 को हमने 5 ले लिया एक बार के लिए, x2 को 5 लिया तो x2 के ऊपर वैल्यू 35 आएगी। अब x1 को ले लें -5 -2 यानी -7, तो -7 के ऊपर भी वही वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें कि f ऑफ 5 35 था तो f ऑफ -7 निकालोगे सेम निकल के आएगा, निकाल के देख लो, f ऑफ -7 49 -14 कितना आ गया 35, तो मतलब 2 डिफरेंट नंबर लेने पे भी सेम वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और ऐसे तो इनफाइनाइट पेयर्स बनेंगे ना, ऐसे 5 और -7 बन गया, आपने इसको 10 लिया -12 बन जाएगा, मतलब एक को आपने -10 लिया, सॉरी एक को 10 लिया, दूसरा -12 बन जाएगा एंड सो ऑन, एक को 0 लिया, एक -2 बन जाएगा, तो उन पे क्या आएंगी, उन पेयर ऑफ वैल्यूज पे सब पे सेम वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक। तो मतलब फंक्शन क्या है, ये मैनी वन है। बात समझ में आई सबको।
चलो एक और करते हैं इसके ऊपर, ये करके दिखाना अपने आप, ये ट्राई करो कि 1-1 है या मैनी 1 है, फिर बताना कितने लोगों ने ठीक किया, कमेंट्स में बताना वैसे तो कि आपने ठीक किया या नहीं, सॉल्व तो करेंगे ही। चलो क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर 1/x-1 इसका रूट। ये फंक्शन बताना है 1-1 है या मैनी 1 है, ठीक है। 1 मिनट है करने के लिए, ठीक है, सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन कमेंट में बताना जरूर कि आप ईमानदारी से कि आपने अपने आप सॉल्व कर पाए थे या नहीं कर पाए थे, ठीक है। चलो पहले ट्राई करो 1 मिनट में। हाँ जी कर लिया, चलो चेक करना सही किया या नहीं किया। फिर से अगेन क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, ठीक। फिर हमने क्या किया, नाउ पुट fx1 इक्वल टू fx2 पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस e की पावर 1/x1 माइनस 1 का रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x2 माइनस 1 इसका रूट। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा e की पावर 1/x1 माइनस 1, यहाँ पे सॉरी 1 माइनस था, और इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर 1/x2 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, e की पावर 1/x1 माइनस 1 इज इक्वल टू e की पावर 1/x2 माइनस 1। बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, बेस सेम तो पावर इक्वल, यानी 1/x1 माइनस 1 इक्वल टू 1/x2 माइनस 1, तो फिर से -1 से -1 कैंसिल, -1 से -1 कैंसिल, अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 और ये x2 इधर आ गया, तो यानी कुल मिला के हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 ही आ गया। मतलब ऑन पुटिंग fx1 इक्वल टू fx2 एंड सॉल्विंग वी आर गेटिंग x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, इम्प्लाइज द फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। बात समझ में आई सभी को। चलो उसके बाद आते हैं सेकेंड मेथड के ऊपर। सेकेंड मेथड क्या था, बाय यूजिंग ग्राफ्स। अब इसमें नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसका मतलब इसमें हम ग्राफ से सोचेंगे। अब ग्राफ से तब सोचेंगे अगर हम ग्राफ बना पाएंगे, हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पिछले ग्राफ वाले लेक्चर्स हैं सारे वो अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, लेकिन इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि अगर फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बड़ा आ गया तो ग्राफ बनाने में टाइम लग सकता है, हो सकता है हम बना ही ना पाए, ठीक है। अब आपने 5-6 फंक्शंस ऐड करके कोई नया फंक्शन बड़ा सा बना दिया, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन कैसा है उसके हिसाब से डिफरेंट मेथड्स यूज होंगे। तो ग्राफ वाला मेथड तभी काम आएगा अगर ग्राफ बना सकते होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर ग्राफ तो चलो बना लिया, कोई भी फंक्शन आया मान लो हमने ग्राफ बना लिया, अब ग्राफ से कैसे मालूम पड़ेगा कि वो 1-1 है या मैनी 1 है, तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इन शॉर्ट HLT। एक वैसे हमने पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पढ़ा था, याद है क्या था, कोई भी रिलेशन दे रखा हो, ये चेक करना हो कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट था, याद नहीं हो तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी आते हैं इसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता क्या है, ठीक है। ये किस लिए काम आता है, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन 1-1 है या मैनी 1 है। तो होता क्या है, चेक कैसे करते हैं, पहले लिख लो फिर समझते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, लिखो, इफ इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन if in the graph of a function
if in the graph of a function there exists at least one horizontal line, there exists at least one horizontal line which cuts the graph at more than one point, then the function is many one, otherwise 1 1. ठीक है, then the function is many one, otherwise 1 1. ऐसे बॉक्स में बना के पूरा मेथड लिख लेना ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. ठीक है, मतलब क्या है इसका कि अगर जो भी फंक्शन का ग्राफ है, ग्राफ बना लिया हमने, ग्राफ में कोई भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऐसी बना सकते हो जो ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर जाए, तो ग्राफ होगा मैनी वन, अदरवाइज 1 1. कुछ सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू एक्स, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. अब इसका ग्राफ तो बनाया भी था पहले, अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा. अब इसके ग्राफ में अब आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन सोचो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देख लो, क्या कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इसको मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे. ये लाइन बनाई एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ये भी एक ही पे कर रही है, ये भी एक ही पे कर रही है, ये भी एक ही पे कर रही है. कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट नहीं करती जो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर जाए. तो अगर कोई भी ऐसी नहीं है तो फंक्शन क्या है, 1 1 है. सो दिस फंक्शन इज 1 1. देयर डज नॉट एग्जिस्ट any horizontal line which cuts the graph at more than 1 point, so it is a 1 1 function. एक और एग्जांपल लेते हैं जो भी हमने पिछले मेथड को समझते हुए किया था, अभी पहले सेम एग्जांपल ही ले रहे हैं. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ तो मालूम है कैसा होता है, पैराबोलिक शेप का ग्राफ. पैराबोलिक शेप का ग्राफ कैसा, ये होता है इसका ग्राफ. अब क्या इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं? हाँ, इसमें तो जैसे आपने ये बना दी, ऐसे तो इनफाइनाइट बना सकते हैं. इधर की तरफ कोई नहीं है. ठीक है, एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जो मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर जाए, इसमें तो इनफाइनाइट है. जैसे अब ये वाली है, ये इसको 2 पॉइंट पे कट कर गई, तो मतलब फंक्शन मैनी वन है. लॉजिक क्या है, क्यों हुआ ऐसा, देखो, दो पॉइंट पे कट कर गई, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट. मतलब क्या है कि जिस x के ऊपर, मान लो ये x1 है, जिस x1 के ऊपर ये वाली वैल्यू आ रही है, किसी और x के ऊपर भी सेम वैल्यू आ रही है. मतलब मैपिंग की टर्म में समझें तो इस पे और इस पे, दोनों पे फंक्शन की सेम वैल्यू आ रही है. ठीक है, अब ऐसे इस केस में तो कोई और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और पेयर बन जाएगा. ठीक है, कोई और बने ना बने, कोई फंक्शन में अगर एक भी ऐसा बन गया, एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो 2 पॉइंट पे कट कर गई, मान लो हमने कोई रैंडम सा ऐसा फंक्शन बना दिया. ठीक है, अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन रही है, जैसे अभी ये बन गई, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट कर रही है. मतलब इन तीनों पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर सेम वैल्यू आएगी फंक्शन की. कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको कि रीजन क्या है इसका, समझ में आया. ठीक है, चलो अब माइंड में अपने आप सोचना, मैं फंक्शन बोलूंगा, आप माइंड में ग्राफ सोचना कि वो 1 1 है या मैनी वन है. साइन एक्स मैनी वन ऐसा होता है. अब ग्राफ्स अगर याद नहीं है तो वही पहले ग्राफ वाली वीडियो देख लेना, ग्राफ आपको याद होने चाहिए सारे के सारे. साइन एक्स ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी, साइन एक्स मैनी वन फंक्शन होता है. सिमिलरली कॉस एक्स मैनी वन. टैन एक्स का तो ग्राफ माइंड में सोच लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करेगी. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपने साइन लिया, कॉस लिया, टैन लिया, सीकेंड, कोसिकेंड, कॉट, कोई सा भी लोगे, वो हमेशा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस. क्यों? क्योंकि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जैसे ये 0 से लेके 2 पाई के बाद में आप कुछ भी लोगे, जैसे आपने 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री लो या 2 पाई प्लस 30 डिग्री लो, दोनों पे वैल्यू सेम ही तो निकल के आएगी, तो मैनी वन तो बनेगा ही बनेगा ना. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस. अच्छा, आप सोच के बताओ ln x कैसा फंक्शन है, 1 1 या मैनी वन, दिमाग लगाओ, कैसा होगा. ये इसका ग्राफ है. क्या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन मल्टीपल पॉइंट्स पे कट करती है क्या? नहीं करती. तो ln x कैसा हुआ, 1 1 फंक्शन. ln x इज द 1 1 फंक्शन. e की पावर x सोचो, e की पावर x कैसा होगा, 1 1 या मैनी वन. e की पावर x ग्राफ कैसा होता है,
ऐसा अगेन कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे मल्टीपल पॉइंट्स पे कट नहीं करेगी। ये क्या है, ये भी 1 1 फंक्शन है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, चलो ये मुझे कमेंट में बताना, आंसर नहीं बताऊंगा मैं, कमेंट में आंसर करूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और तीसरा सिग्नम x। ये तीनों बताने हैं, 1 1 है या मैनी 1 है, तीनों बताना, फिर आप कमेंट में आंसर करूंगा मैं, आप ठीक है। सिंपल सिंपल है, बता सकते हैं। चलो अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके। चलो क्वेश्चन पहले लिख लेना, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और मैनी 1, ठीक है। ये वाले आपको ग्राफ से करने हैं। पहला है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दूसरा भी मैं साथ ही लिख देता हूँ, f(x) इज इक्वल टू इसी का मॉड, भाई मॉड के ग्राफ तो हमने सीख लिए तो कर सकते हैं। तीसरा y इज इक्वल टू, y लिखो या ln या f(x) लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ln x का मॉड, ये तो हमने ग्राफ सेम टू सेम ही कर रखा है पहले। चलो पहले ये 3 करो, 3 क्वेश्चन 3 मिनट है, नहीं 3 मिनट नहीं 2 ही मिनट है, सिंपल है। ये करो पहले, फिर डिस्कस करते हैं। चलो पहले फर्स्ट वाला, इसका ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो सीख रखा है। देखो इसको ग्राफ बनाने के लिए 2 मेथड्स यूज कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट ये कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि पैराबोला तो होता ही है क्वाड्रेटिक, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब अपवर्ड पैराबोला तो भाई इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी कहाँ बनेगा, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -b/2a माइनस d/4a होते हैं। ये -b/2a, इसको अगर ax² + bx + c फॉर्म में सोचें तो b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब क्वाड्रेटिक की तरह सोच रहे हैं तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, मतलब ये कैसे कि आप -b/2a की वैल्यू निकालो, जैसे इसमें -b की वैल्यू -2 है तो -b हो गया 2/2a 1 हो गया, तो इसके वर्टेक्स किस पे, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 1 पे आएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac निकाल के कर सकते हैं। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड सिंपली कंप्लीटिंग द स्क्वायर +1 - 1 +1 - 1 क्यों, पहले क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब ये सोचो कि अगर हमारे पास x² होता तो उसका ग्राफ ऐसा बनता। अब अगर x - 1 का स्क्वायर है, सबको सिखा रखा है पहले, x - 1 का स्क्वायर है तो क्या होगा, ये राइट शिफ्ट हो जाएगा 1 से, ये 1 पे इसका वर्टेक्स आएगा। तो ये जो है इसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसा ग्राफ बनना चाहिए था,
1 के ऊपर इसका वर्टेक्स आएगा, अगर सिर्फ इतने की बात करें, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहे कि अगर आप x को 1 पुट करोगे तो 1 पे वैल्यू 0 आएगी ना, ठीक है। अब -1 भी आ गया तो ये क्या होगा, वर्टिकल शिफ्ट, यानी एक से नीचे शिफ्ट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें पहले सिखा रखी हैं। अगर आपको इसको सोचने में, बनाने में टाइम भी लग रहा है, समस्या आना दूर की बात है, टाइम भी लग रहा है, तो पहले ग्राफ रिवाइज करना, बिकॉज ये ग्राफ बनाने में आपको मैक्सिमम 30 सेकंड्स लगने चाहिए। 30 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं मतलब आपकी भी स्पीड स्लो है, रिवीजन करना फिर उसकी। तो अब इसकी वजह से राइट शिफ्ट, इसकी वजह से डाउनवर्ड शिफ्ट, तो कुल मिला के जो इसका ग्राफ बनेगा 1 से भी एक नीचे शिफ्ट हो जाएगा, -1 ये, और इसका जो ग्राफ आएगा, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं, ये इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, ये 0 से पास होता हुआ जाएगा। 0 से क्यों, वो तो चेक कर सकते हैं, अभी x को आपने 0 पुट किया, 0 पुट किया तो 0 ही आ रहा है, ठीक है, ये इधर से पास होता हुआ जा रहा है 0 से, ठीक। अब ये ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ बना, हमें तो क्या करना है, हमें तो 1 1 मैनी 1 चेक करना, इतनी तो इतना कुछ सोचने वाला काम था ही नहीं। ये तो भाई जैसा भी हो, मान लो आपको ग्राफ में कुछ कन्फ्यूजन भी है, इतना तो सोच सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ तो पैराबोला ही बनेगा, वो इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, इधर बनाओ, की फर्क पैदा है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, मोर देन 1 पॉइंट पे कट तो करेगी ही करेगी, तो कैसा फंक्शन आएगा, ये मैनी 1 फंक्शन आएगा। तो ये हो गया मैनी 1 फंक्शन। अच्छा, अब इस पे आते हैं, इसका मॉड ये बना पड़ा है। मॉड से क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये वाला तो एज इट इज, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी सब कुछ पहले सिखा रखा है भाई। तो ये इसका ग्राफ बन के आएगा, और इसमें तो ये तो 2-2 पॉइंट पे कट करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, यहाँ पे तो 4-4 पॉइंट पे कट करने वाले भी बन रही हैं। तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है, ये तो मैनी 1 फंक्शन है ही, मैनी 1 फंक्शन अगेन। अच्छा, इस पे ln x का मॉड, ln x तो अभी बनाया ही था, ln x तो ऐसा होता है, ln x का मॉड कर देंगे तो कैसा बनेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, ये ग्राफ भी पहले सेम टू सेम बना रखा है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं जो मोर देन 1 पॉइंट पे कट करें, बना सकते हैं, ये बन गई, और भी बना सकते हैं, एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए, बात खत्म, मतलब फंक्शन क्या है, मैनी 1 फंक्शन है। बात समझ में आई सभी को, ठीक। एक और क्वेश्चन लिखो, वो बताना फिर। चलो नेक्स्ट है, fx इज इक्वल टू x इंटू मॉड x, ये बताना है कि 1 1 है या मैनी 1 है। 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करो। हाँ जी, ये भी ग्राफ पहले करवाया हुआ है। मॉड आ रहा है x इंटू मॉड x। अब देखो, मॉड खोलने के लिए 2 केस बनेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा केस व्हेन x इज लेस देन 0। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मॉड एज इट इज ओपन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। जब x लेस देन 0 है तो ये मॉड माइनस साइन से ओपन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर जैसा। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा होता है, ये होता है, लेकिन हमें तो सिर्फ कब बनाना है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी सिर्फ इतना आएगा, इधर वाला नहीं आएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव नीचे की तरफ ऐसे बनेगा, ये बनेगा, लेकिन हमें तो कब चाहिए, जब x लेस देन 0 है। तो x लेस देन 0 है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये कुल मिला करके ये कुल मिला के ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है।
अब क्या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी? करेगी क्या? अच्छा, इधर अगर किसी को कंफ्यूजन हो, देखो ये ऐसा नहीं है कि फ्लैट हो रहा है, ये ऊपर ही जा रहा है, ये इसमें ये सिर्फ 0 पे 0 है, उसके अलावा तो ये क्या है, ऊपर जा रहा है। वो यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं तो साथ टच हो रहा है, ठीक है, वो वैल्यू तो बढ़ रही है, वो ऐसा नहीं है कि 0, कई मल्टीपल वैल्यूज पे तो 0 नहीं है ना, सेम बात यहाँ पे भी है, वो नीचे ही आ रहा है, वो ऐसे है, नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो सिंगल पॉइंट पे 0 है। किसी और पॉइंट पे तो ऐसा नहीं है ना कि कर्व फ्लैट हो गया, फ्लैट तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर सकती है, तो ये फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि किसी फंक्शन में मॉड आ जाए तो अब ये समझ लो कि भाई मॉड आ गया, मॉड तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो तो मोर देन 1 पॉइंट पे सेम वैल्यू आ ही जाएगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है भाई, ओवरऑल फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है वो। तो ये क्या है, 1-1 फंक्शन है। बात समझ में आई सबको? ठीक है। उसके बाद अब आते हैं थर्ड मेथड के ऊपर। चलो अब नेक्स्ट है थर्ड मेथड, बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, अब मोनोटोनिसिटी क्या होता है, पहले बताया था कि किसी फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक वर्ड का लिटरल मीनिंग इंग्लिश का वर्ड है, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो अगर कोई फंक्शन एक जैसा रहे, एक जैसे का मतलब सिर्फ बढ़ता ही जा रहा हो या सिर्फ घटता ही जा रहा हो, तो सिर्फ बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन या सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक दोनों ही कहलाएंगे, ठीक है। अब उसमें भी एक टर्म आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या सिर्फ इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग। मतलब क्या है, जैसे अगर कोई फंक्शन, ध्यान से समझना आप, सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है तो ये क्या है, इंक्रीजिंग तो है ही। अब अगर कोई फंक्शन ऐसे है, ठीक है, तो अब ये क्या है, ये कहीं पर कुछ इंटरवल में तो कांस्टेंट है, उसके बाद सिर्फ बढ़ रहा है, तो इस फंक्शन को भी इंक्रीजिंग बोलेंगे लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिस इज ओनली इंक्रीजिंग, या ऐसे को नॉन डिक्रीजिंग, इसको नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं कि भाई घट नहीं रहा, या तो कांस्टेंट है या बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिंपली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, और इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, जैसे ये हमने ग्राफ बना दिया, तो ये तो क्या है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। और अगर हमने ग्राफ इधर बना देते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन है और ऐसा हो गया, तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग तो है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, बिकॉज ये घटा उसके बाद कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आई सबको? ठीक है, ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, घट ही रहा है ना, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग है। ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये सिर्फ डिक्रीजिंग है। अब अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ठीक है, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, जैसे अब इसको दोबारा से यहाँ बना देते हैं, मान लो कोई ऐसा फंक्शन हमने बना दिया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना दिया, और सिमिलरली इधर बना देते हैं ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अब अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसमें तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, वो तो उसको एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब वो सिर्फ बढ़ ही रहा है, ऐसे घट के ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब जब घट नहीं रहा, वापस नहीं आ रहा, ना ही कांस्टेंट हो रहा, क्योंकि अगर कांस्टेंट भी हो जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनाओगे तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी, यहाँ वाली तो यहाँ वाली भले एक पे कट करेगी, ठीक। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो वो उसको मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, मल्टीपल पॉइंट पे कट कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अब अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए तो वो 1-1 है, नहीं है तो फिर वो मैनी वन है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लिखो, पहले लिख लो मेथड क्या है, बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मतलब फंक्शन मोनोटोनिक है, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी क्या है, सिर्फ स्ट्रिक्टली वाले की बात हो रही है, ठीक। तो लिखो, इफ अ फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
ठीक है, इफ अ फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन द फंक्शन इज 1 1, then the function is 1 1, otherwise the function is many 1, otherwise the function is many 1. ठीक है, if a function is either strictly increasing or strictly decreasing then the function is 1 1, otherwise the function is many 1. reason, logic, concept क्या है? Because for a strictly increasing or a strictly decreasing function any horizontal line can cut the graph at maximum 1 point. Any horizontal line can cut the graph at maximum 1 point. एक से ऊपर पॉइंट पे कट कर ही नहीं सकती भाई, इधर बनाओगे तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी, जीरो हो जाएगा, या तो जीरो या मैक्सिमम 1 पॉइंट पे कट कर सकती है। समझ में आई बात सबको? ये तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब बात ये है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है, अब ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला थर्ड मेथड कब काम आता है? जब फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना, तब ऐसे केसेस में ये वाला जनरली काम आता है, क्योंकि बड़ा फंक्शन आ गया तो उसमें ग्राफ बनाने में परेशानी आती है। और जो फर्स्ट मेथड था fx1 इक्वल टू fx2 वाला मेथड, अगर फंक्शन बड़ा सा आ गया तो fx1 इक्वल टू fx2 पुट करोगे, वो इक्वेशन ही बड़ी बन जाएगी, सॉल्व करने में परेशानी आएगी। तो ऐसे केसेस में, बड़े फंक्शन के केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वाला मेथड काम आता है। क्यों? क्योंकि अब आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ग्राफ, आप सिर्फ ये चेक कर लो कि उसका ग्राफ ऊपर जाएगा या क्या सिर्फ ऊपर जा रहा है या सिर्फ नीचे आ रहा है या नहीं। अगर सिर्फ ऊपर जा रहा है या सिर्फ नीचे आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, यानी 1 1 होगा। अगर कभी ऊपर कभी नीचे जाए तो मतलब फंक्शन क्या होगा? मैनी 1 होगा। ठीक है, अब ये कैसे चेक होगा कि क्या फंक्शन सिर्फ ऊपर जाएगा या फंक्शन सिर्फ नीचे आएगा, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो अब देखो, अगर तो फंक्शन कंटिन्यूअस नेचर का है, कंटिन्यूअस का मतलब फंक्शन का ग्राफ लगातार हो, बीच में ब्रेक ना आए, जैसे ln x है, ln x के ग्राफ में कहीं पे ब्रेक नहीं आता, e की पावर x में कहीं पे ब्रेक नहीं आता, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो ब्रोकन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ब्रोकन होता है, वो डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं उसको, मतलब लगातार नहीं है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नेचर का फंक्शन हो तो उसमें क्या होता है कि हम डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव निकालो, चेक हो जाएगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ये ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी सिखाया हुआ है, सिखा रखा है कि नहीं, कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल बनाने में सिखाया था कि डेरिवेटिव से चेक करते हैं। डेरिवेटिव जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होता है, जहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसके लिए पहले लिख लो। अब ये चेक कैसे करेंगे, लिखो, चाहे तो हेडिंग बना लो, हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये कैसे चेक करेंगे? लिखो, इफ f dash x is greater than equal to 0 or f dash x is less than equal to 0 for all x belongs to domain of f, for all x belongs to domain of f, ब्रैकेट में ये लिखना where the equality can hold at discrete points only, where the equality can hold at discrete points only, bracket close, then the function is strictly increasing or strictly decreasing respectively. Then the function is strictly increasing or strictly decreasing respectively. आगे लिखो, and hence the function will be 1 1 in nature, and hence the function will be 1 1 function या 1 1 in nature, and hence the function will be a 1 1 function. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जैसे अब अगर फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब कोई भी हमने फंक्शन कंसिडर कर लिया, ठीक है, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई हमने फंक्शन कंसिडर कर लिया,
अब अगर हम एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स का मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डैश एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो मतलब ये क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही तो एफ डैश एक्स हुआ। तो मतलब क्या है कि अब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स पॉजिटिव हुआ, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, पहले इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव की बता रहा हूं मैं आपको, फिर इक्वालिटी पे आते हैं। ठीक है, कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है। डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, यानी ग्राफ ऐसा जाएगा, एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है। ठीक है, एक्स हमने ये लिया, वाई को छाया, एक्स को बढ़ा दिया, वाई और बढ़ा गया, एक्स और बढ़ा दिया, वाई और बढ़ गया। ठीक है, तो एक्स के बढ़ने से अगर वाई बढ़ रहा है तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब क्या आएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, और इसका कन्वर्स ट्रू है कि अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इक्वालिटी की अभी बात नहीं कर रहे, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है। डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि एक्स के बढ़ने से वाई घट रहा है। जैसे एक्स को हमने यहाँ पे कुछ लिया, ये कुछ वैल्यू आई, एक्स को हमने बढ़ा दिया, कोई दूसरी वैल्यू ले ली, उसके ऊपर वैल्यू कम आ गई, पहले ये वैल्यू आ रही थी, अब ये वाली वैल्यू आ गई, तो एक्स के बढ़ने से वाई कम हो रहा है। ठीक है, एक्स के बढ़ने से वाई कम हो रहा है, तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, ये तो हुआ पॉजिटिव नेगेटिव की बात, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त तो हमें सिर्फ इतना देखना है, वन वन मिनिमम बताना है, तो आप सिंपली डेरिवेटिव चेक कर लो, डेरिवेटिव पॉजिटिव अगर आ रहा है सिर्फ तो मतलब इंक्रीजिंग है, तो मतलब वन वन है, डेरिवेटिव ओनली नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग है, मतलब वन वन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें जो एक अजीब सी बात आई कि इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, वेयर द इक्वालिटी कैन होल्ड एट डिस्क्रीट पॉइंट्स ओनली। ये क्या लोचा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि अगर ये हमने ग्राफ ऐसा बनाया, अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो यहां से आगे वाले पॉइंट्स पे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर तो कांस्टेंट फंक्शन बन, इतना से इतने इतने इंटरवल में तो कांस्टेंट है, इतने इंटरवल में कांस्टेंट है, यानी कि एक्स के बढ़ने से वाई तो बढ़ ही नहीं रहा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो। वाई तो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जीरो है, यानी कि इस पूरे इंटरवल में ये क्या है, ये कांस्टेंट, इस पूरे इंटरवल में कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि इस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो आएगा, और इससे आगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक, अब जहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है वहां पर तो ये क्या है, उतने इंटरवल में तो क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड हेंस वन वन। यहां पर तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर गई। और ओवरऑल इस फंक्शन की बात करें, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर बात करें तो इस इंटरवल में क्या ये फंक्शन वन वन है, क्या नहीं है, ये फंक्शन मैनी वन है, मैनी वन है, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो वो यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एफ डैश एक्स जीरो बन जाए, एफ डैश एक्स अगर जीरो बन जाए तो वो तो एक स्टेशनरी फंक्शन हो गया उस इंटरवल में, कांस्टेंट फंक्शन हो गया उस इंटरवल में, यानी वाई बदल ही नहीं रहा, तो मैनी वन फंक्शन बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगी वो। बट अगर वो जो इक्वल टू जीरो, डेरिवेटिव जीरो किसी लगातार इंटरवल पे नहीं बन रहा, लगातार इंटरवल पे नहीं बन रहा, एक सिंगल पॉइंट पे बने, वेयर इक्वालिटी कैन होल्ड एट डिस्क्रीट पॉइंट्स ओनली, किसी एक सिंगल पॉइंट पे बने तो फिर कोई समस्या नहीं है। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फंक्शन कंसिडर कर लिया, फंक्शन हम कंसिडर करें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ग्राफ आता है इसका, सभी को बता रखा है पहले, याद नहीं है तो भाई पहले वो याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ होता है ऐसा, ये होता है भाई। ठीक, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर है भाई। अब क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या ऑलवेज पॉजिटिव तो नहीं कह सकते क्योंकि जीरो पे जीरो बनेगा, बाकी सब जगह तो पॉजिटिव है। ठीक है,
तो अब देखो f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इसकी डोमेन क्या है भाई, डोमेन ऑफ f तो ऑल रियल नंबर है ना, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r या ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, r या डोमेन ऑफ f कुछ भी लिख दे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब यार ये जो डेरिवेटिव 0 बन रहा है, 0 किस पे बन रहा है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे बन रहा है, किस पे, 0 पे, उसके अलावा तो सब जगह पे पॉजिटिव है। क्या किसी लगातार इंटरवल में ये डेरिवेटिव 0 बन रहा है क्या, नहीं, एक सिंगल पॉइंट पे डेरिवेटिव, सिर्फ एक यहां पर डेरिवेटिव 0 बन रहा है और कहीं 0 नहीं बन रहा। बात समझ में आई? तो मतलब, और वैसे भी देखो ग्राफ से देखो, क्या ये फंक्शन आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है? बिल्कुल है भाई। ये देखो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कर्व ये इसको ऐसे कोई मीट कर इंटरवल में इसको टच करता हुआ, मतलब इसको एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं, एक सिंगल पॉइंट पे बस ये टच करा और निकल गया। ऐसे ग्राफ आया, एक्स एक्सिस को 0 पे टच करा और निकल गया। किसी लगातार इंटरवल में कांस्टेंट तो नहीं हो गया, नहीं हुआ ना। तो अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे भी तो वो तो सिर्फ ये वो तो एक्स एक्सिस ही बनी, एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, किसी लगातार इंटरवल में तो नहीं कर रहा। लगातार इंटरवल में नहीं कर रहा तो मतलब ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बात समझ में आई कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ही गया। कॉन्सेप्ट जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, क्या है कि डेरिवेटिव सिर्फ पॉजिटिव नहीं, इक्वल टू 0 बन जाए तो भी, इक्वल टू 0 आ जाए तो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है, प्रोवाइडेड वो जो 0 बने वो किसी लगातार इंटरवल में ना बने, किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे 0 पे 0 बन रहा है, अब 0 के बाद इसके लगातार इंटरवल में नहीं होना चाहिए, आगे जाके भले ही वो 5 पे 10 पे 0 हो जाए किसी फंक्शन में, 5 पे जाके फिर 0 हो जाए डेरिवेटिव, कोई समस्या नहीं है। लगातार इंटरवल में 0 हो गया तो कांस्टेंट होगा, लगातार में नहीं हुआ तो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे मान लो कोई फंक्शन होता जिसका ग्राफ सपोज जैसे इसी टाइप का, अगर हम ये लें, यहाँ पर ये क्या आया, ऐसे आ रहा है, ऐसे आया, ये यहाँ पे टच करके निकल गया। अब मान लो आगे जा करके वो किसी दूसरे पॉइंट पे भी ये बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन आगे जाके किसी और पॉइंट पे जैसे ये यहाँ पर डेरिवेटिव इसका क्या हुआ, 0 हो गया। मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल इसका अगर हम ये सोचें, डेरिवेटिव ये 0 हो गया, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और आगे जाकर के एक सिंगल पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो, मतलब ये सेम शेप ऐसी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दूर दूर के पॉइंट में अगर डेरिवेटिव 0 हो रहा है कोई समस्या नहीं है। लगातार इंटरवल में डेरिवेटिव 0 हो गया तो मतलब उस इंटरवल में वो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, कांस्टेंट बन गया तो फिर वो मैनी वन होगा, 1 नहीं होगा। तो अब कुल मिलाकर के गीता का सार जो समरी है वो क्या है, वो ये है कि पहली चीज तो अगर हमें इस मेथड से चेक करना है कि फंक्शन 1 है या मैनी वन है, तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है, ठीक है। यही चेक करना है बस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है, या डिक्रीजिंग है या नहीं है। अब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो क्या होगा, वो 1, अदरवाइज मैनी वन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक कैसे करते हैं, चेक करते हैं डेरिवेटिव से। इसमें कंडीशन है, डेरिवेटिव से तभी चेक कर सकते हैं अगर डेरिवेटिव निकाल सकते हो। निकाल कब सकते हैं, अगर ग्राफ उसका लगातार कंटिन्यूअस नेचर का होता है। ये वैसे अलग से चैप्टर भी आएगा कि कोई चेक करना हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। अभी तो वही फंक्शन आएंगे जितने हमने पढ़ रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ln x है, ग्राफ में कहीं पे कोई ब्रेक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। e की पावर x में कोई ब्रेक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कंटिन्यूअस है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूअस नहीं है, ग्राफ में ब्रेक आता है ना, टूटा फूटा होता है, स्टेप फंक्शन होता है वो, तो मतलब उसका। और वैसे आपने फिजिक्स में, आपने जब 11th क्लास में पढ़ा होगा मैथमेटिकल टूल्स में आपने डेरिवेटिव्स पढ़े थे। डेरिवेटिव में कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेरिवेटिव आया था क्या, नहीं, क्योंकि निकाल ही नहीं सकते। जिस फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक आ गया वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब करना क्या है कि आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। डेरिवेटिव अगर ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव आए तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड हेंस 1 दूसरी बात, ऑलवेज पॉजिटिव ना हो, कहीं पर 0 भी बन रहा हो, कहीं पर 0 भी बन रहा हो
तो भी कोई समस्या नहीं है अगर वो जीरो किसी लगातार इंटरवल में ना बने, किसी डिस्क्रीट पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आ गया, मान लो 0 के ऊपर 0 आ रहा है, फिर 5 के ऊपर 0 बन रहा है, 10 के ऊपर 0 बन रहा है, कोई मीन्स दूर दूर के पॉइंट पे 0 बन जाए, डिस्क्रीट पॉइंट्स दूर दूर के पॉइंट पे 0 बन जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का रहेगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का रहेगा एंड हेंस क्या, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस केस में इस नेचर का रहेगा एंड हेंस क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। बात समझ में आई? अब आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले लिख लेना, अगेन फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर 1 1 और मेनी 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, ये है। ठीक है, अब देखो इसको मैं बताता हूँ पहले। अब इसमें अगर हम पहला मेथड सोचें एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वाला, तो ज़रा सोच के देखो उसमें क्या आएगा। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से अगर कैलकुलेशन करोगे तो इस टाइप की बड़ी सारी इक्वेशन बन जाएगी, तो ये कोई कन्वीनियंट मेथड नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, क्यूबिक वाले टर्म एक साथ करोगे, स्क्वायर वाली एक साथ करोगे, इस टाइप से सॉल्व करना शुरू करेंगे। दूसरा था ग्राफ वाला मेथड। ठीक है, अब क्यूबिक के ग्राफ हमने सीख रखे हैं, कोई समस्या नहीं है, अभी ग्राफ तो हमारे को बनाना आता ही है, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, कर इससे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उससे भी कर सकते हैं, ग्राफ वाले से भी, लेकिन क्यूबिक का ग्राफ है तो बनाने में टाइम तो लगेगा। तीसरा मेथड है मोनोटोनिसिटी वाला। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर फंक्शन लेंथी आ जाए तो जो बेस्ट मेथड होता है वो मोनोटोनिसिटी वाला होता है। अब देखो, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये क्वाड्रेटिक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, ठीक है, कोफिशिएंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म का है, इसका जो a है एक तरह से यानी कि जो 3 है वो तो पॉजिटिव है ही, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना हुआ 64, ठीक है, और 4ac 4 3 जा 12 12 12 जा 144, तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव हो d नेगेटिव हो तो वो जो होती है वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x जो होगा, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है भाई। अब अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या हुआ कि f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पूरा लिख देते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) जो है f(x) इज अ 1 1 फंक्शन, f(x) इज अ 1 1 फंक्शन। बात समझ में आई सबको? अब देखो इसमें, अब आप सोचोगे कि सर इसमें तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव बन गया, ये तो आसान क्वेश्चन है, मान लो नहीं बनता तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं बनता, तो इसका मतलब क्या होता कि ये जो क्यूबिक है, देखो इस क्यूबिक का मतलब क्या है कि ये क्या है, ये क्या है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऐसे बढ़ता हुआ ही जाएगा। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं आता तो इसका मतलब ये ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं होता। ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं होता तो भले ही जैसा भी होता ये कहीं पर बढ़ता घटता और ये जाता, ठीक है। वो हो सकता है इसको यहाँ पर ये ऐसे नीचे की तरफ कट करता हुआ जाता, ऊपर से भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इसके रूट्स रियल है या इमेजिनरी है, ठीक है। ये बात समझ में आई? अभी तो क्या है, ग्राफ जो मैंने वैसे बना दिया ऐसे ही, इसमें एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका एक ही रियल रूट है। अगर और ये और नीचे से जाता तो 3 पॉइंट पे कट करता है, मतलब तीनों रियल रूट होते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम तो 1 1 मैनी 1 चेक कर रहे हैं। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये जो क्वाड्रेटिक है ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आती तो मतलब ये ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं बनता। ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं बनता तो मतलब कहीं पे बढ़ता कहीं पे घटता, यानी मैनी 1 बन जाता। बात समझ में आई? तो कैसा भी क्यूबिक है बात बन जाएगी। क्लियर सभी को? नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट है f(x) is equal to 2x minus sin x। 30 सेकेंड्स सफिशिएंट है, ट्राई करो फिर करते हैं। हाँ जी,
देखो अब इसमें आप fx1 इक्वल टू fx2 वाले मेथड से तो कर ही नहीं पाओगे। रीजन, इसमें एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स हो गया। अगर आप पहले वाला मेथड, फर्स्ट मेथड सोचते भी तो उसमें क्या लिखते, ये लिखते। अब इसमें ये तो इसके साथ एडजस्ट कर देते, ठीक है, ये इधर ले जाते, उससे होता क्या, आगे सॉल्व तो होता ही नहीं ना, बिकॉज एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स हो गया तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। दूसरा, 2x माइनस साइन एक्स बाई ग्राफ कैसे बनाए इसका, फिर से वही मिक्सिंग वाली समस्या हो गई, बिकॉज दो तरह के, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ गए। तो अब इसमें अगेन मोनोटोनिसिटी वाला मेथड ही चल पाएगा। देखो f डैश एक्स निकालो, f डैश एक्स कितना आया, 2 माइनस कॉस एक्स, बन गई बात। कॉस एक्स तो हमेशा, ये तो -1 से 1 के बीच में ही होता है भाई, -1 से 1 के बीच में है, तो यानी कि 2 में से आपने कुछ -1 से 1 के बीच की वैल्यू घटाई तो रहेगा तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि fx जो है, fx इज अ 1 फंक्शन। बात समझ में आ गई सभी को। चलो एक सिमिलर टाइप का और देता हूं, अब अपना दिमाग लगाना है और बताना है कि ये क्या होगा। 1 मिनट का इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। fx इज इक्वल टू x माइनस साइन एक्स, ये बताना है कि ये 1 है या मैनी 1 है। दिमाग लगाओ, फिर करते हैं डिस्कस। हाँ जी, क्या आया, 1 या मैनी 1? चलो चेक करना सही किया आपने या नहीं। देखो अगेन है तो सिमिलर टाइप का, फर्क सिर्फ कितना है कि यहाँ पे 2x की जगह पे सिर्फ x आ गया। अब f डैश x निकालें तो ये कितना आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स में तो वही लॉजिक लगेगा कि भाई ये तो -1 से 1 ही है, लेकिन अब क्या f डैश x ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्या? नहीं, f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। भाई देखो, जब cos -1 से 0 के बीच में होगा, -1 से 0 के बीच में, तो नेगेटिव पॉजिटिव वो तो बढ़ ही जाएगा वो तो, ठीक है। जब 0 से 1 के बीच में आएगा cos की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी तो 1 से वो घटाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब 1 हो गया, 1 माइनस 1, तब 0 आएगा, तो यानी कि ये ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा ये, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा? कह सकते हैं क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या कंडीशन सीखी थी कि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता ही है, कोई समस्या नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या होता है कि अगर इक्वालिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, दूर दूर के पॉइंट पे हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नहीं तो नहीं है। अब देखो ये 0 कहां पे बनेगा, ये 0 तब बनेगा जब cos x की वैल्यू 1 होगी। cos की वैल्यू 1 कहां पे होती है? यहां पे होती है 0 पे, उसके बाद 2 पाई पे आके होती है। मतलब अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये 0, फिर यहाँ पर 2 पाई आएगा, फिर उसके बाद 4 पाई आएगा, फिर 6 पाई, यानी कि दूर दूर के पॉइंट है, कोई लगातार इंटरवल में तो नहीं आ रहा ना। बात समझ में आई? दूर दूर के पॉइंट पे बन जाए कोई समस्या नहीं है भाई, हमारा काम चल जाएगा। तो मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब इसमें आगे लिख लो, मैं बोल रहा हूं, बट सिंस द इक्वालिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स,
सिंस द इक्वालिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, ठीक है, इक्वालिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, ब्रैकेट में लिख लेना 0, 2 पाई, 4 पाई, या एक मिनट, इसको इसकी जगह पे बेटर ऐसा है, ब्रैकेट में आप ऐसा लिख लो 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या फिर नेगेटिव में -2 पाई, -4 पाई, वैसा भी हो सकते हैं. बट सिंस द इक्वालिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, therefore f dash x is, sorry, fx, therefore एक मिनट, therefore fx is strictly increasing for all x belongs to R. इसका मतलब क्या हो गया, fx is क्या है, 1 फंक्शन है. बात समझ में आ गई सभी को? ठीक, तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर. अभी हमने क्या सीखा था, 1 और many 1 में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, 3 मेथड सीखे. अब आते हैं कि इनटू और ऑन टू फंक्शन दे रखा है, जैसे यही फंक्शन दे रखा हो, चेक करना है कि ये फंक्शन इनटू है या ऑन टू है. ठीक है, तो मतलब इनटू ऑन टू कैसे चेक करते हैं, अब वो सीखना शुरू कर रहे हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन. ठीक है, तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इनटू फंक्शन एंड एन ऑन टू फंक्शन. अब ये सीख रहे हैं, ये कंपेरेटिवली बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी होती. देखो मतलब थोड़ी बहुत कम करनी पड़ती है. देखो अब हमने पिछले लेक्चर में सीखा था हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, सीखा था. ठीक है, अब फंक्शन इनटू और ऑन टू कब होता है, अगर उसकी रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर हो जाए. अगर किसी फंक्शन की रेंज उसकी कोडोमेन के बराबर हो जाए तो मतलब उसमें सारे एलिमेंट कवर हो गए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, ऑन टू. और अगर उसकी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हुई, उससे कुछ कम हुई, कोई एलिमेंट यहाँ पे, इसका मतलब खाली बच गया तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, वो इनटू फंक्शन. तो पहले तो करना क्या है, लिखो in order to check whether a function is an into function or an onto function, in order to check whether a function is an into function or an onto function, just find the range of the function. Just find the range of the function. अब रेंज कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में 4 मेथड सीखे थे. 4 मेथड कौन कौन से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, by expressing x in terms of y, by using graphs, चौथा by using monotonicity. 4 मेथड सीखे थे, जो भी मेथड आसान लगे कर सकते हैं उससे. तो करना क्या है, in order to check whether a function is an into function or an onto function, just find the range of the function, just find the range of the function. उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिख लेना, if range इज इक्वल टू कोडोमेन. देखो ये सिंबल, ये इक्वल टू नहीं, इसको इक्विवेलेंट टू बोलते हैं, बिकॉज ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये एक सेट है, मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज है, खूब सारी वैल्यूज, वो इंटरवल है दूसरे के अगर बराबर है तो उसको इक्विवेलेंट इस फॉर्म में लिखते हैं. सो इफ रेंज इज बोलते ऐसे ही, वो इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, चाहे इक्वल बोल दो, कोई समस्या नहीं है, देसी भाषा में बोल देते हैं. इफ रेंज इज इक्वल टू डोमेन, देन द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन. एंड इफ द रेंज इज, ये क्या है, सबसेट, और वो भी प्रॉपर सबसेट. ऐसे लिखा होता तो प्रॉपर नहीं होता. ठीक है, तो अगर इफ द रेंज इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन, देन द फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन. बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो मतलब करना क्या है, आपको सिंपली रेंज निकाल लेनी है. एक और चीज भी कर सकते हो, एक इसमें पहले एक लाइन जरूर लिख लो, इन केस द कोडोमेन इज नॉट गिवन. कई बार क्या होता है, फंक्शन में कोडोमेन दी नहीं होती, जैसे हम सिंपल ऐसे लिख दिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये लिख दिया. अब इसमें ऐसे थोड़े ऐसे ना लिख रखा हो कि x बिलोंग्स टू r से r, कुछ भी नहीं लिख रखा. ठीक है, या ऐसा लिख रखा हो तो मतलब कोडोमेन दे रखी है. कुछ नहीं लिख रखा मतलब आपको ऑल रियल नंबर कंसिडर करना है. तो लिख लो, इन केस द कोडोमेन इज नॉट गिवन, in case the codomain is not given, then it is considered to be R, यानी all real numbers. ठीक है, तो अब देखो कई बार क्या होता है कि आपको 1 into on to चेक करना हो, तो into on to चेक करने का ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरी की पूरी रेंज निकालने बैठ जाओ. कई बार कैलकुलेशन बड़ी लेंथी, मतलब थोड़ी मुश्किल हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है.
आप तो सिंपली एस्टिमेट लगा लो कि यार इसकी रेंज में सारी वैल्यू कवर होंगी या नहीं होंगी। सारी वैल्यू मतलब सारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, भले एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल मान लो कोडोमेन दे रखी है ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब अपने को भले रेंज पूरी निकालनी नहीं आए, लेंदी हो, बट अपने को दिख रहा है कि यार कुछ भी करें इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, या कुछ अंदाजा लग जाए कि यार इसका आंसर तो यार -1 से 1 आएगा, मतलब कुछ आइडिया लग जाए, ये दिख जाए कि सारी वैल्यू कवर नहीं हो रही, ठीक। तो मतलब आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है कि उसकी रेंज तो -2 से 7 क्लोज्ड इंटरवल ऐसा आएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा, भाई क्या जरूरत है, दिख रहा है कि यार सारी वैल्यू अगर नहीं आ रही, ठीक, तो मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं कि इनटू और ऑन टू अगर आपको चेक करना हो कोई फंक्शन इनटू है या ऑन टू है तो कैसे करते हैं। अब क्वेश्चंस मैं वही ले रहा हूं जो हमने डिफरेंट अभी 3 मेथड्स पढ़े। क्वेश्चन तो हमने खूब सारे उसमें हर मेथड में डिफरेंट लिए थे, लेकिन उसमें हमने सिर्फ क्या चेक किया था कि फंक्शन इनटू है या ऑन टू, सॉरी 1 है या मेनी 1 है। अब मैं उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा ले रहा हूं। अब उन्हीं क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि फंक्शन इनटू है या ऑन टू है। पहले सिर्फ 1 मेनी 1 चेक किया था, अब इनटू ऑन टू चेक करेंगे, तो सेम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, फाइंड डिफरेंट चीज कर रहे हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन लिखो। देखो फर्स्ट मेथड में हमने 3 क्वेश्चन ये वाले कवर किए थे, fx = 2x + 1, फिर ये। अब 1 मेनी 1 चेक कर चुके हैं, अब इनटू ऑन टू चेक करना है। अब देखो ये क्या है, लीनियर फंक्शन है 2x + 1। ये तो वैसे ग्राफ से भी सोच सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का, पहले फर्स्ट वाला लिख लो। इसका जो ग्राफ होगा, स्लोप उसकी 2 होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोप 2, y इंटरसेप्ट 1, यानी ऐसा कुछ होगा। अब देखो इसके ग्राफ से दिख रहा है कि ये क्या है, y एक्सिस पे देखना है क्या सारी वैल्यू कवर हो रही है क्या, बिकॉज ये क्या है, fx का मतलब क्या है, fx = दिस, ये तो x है, ये y है, ये y है, y = fx होता है ना। तो क्या सारी वैल्यू कवर हो रही है, हाँ ये देखो ये -∞ से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रही है, सारी वैल्यू कवर हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। बात समझ में आई। सिंस रेंज इज ऑल रियल नंबर, कोडोमेन कुछ नहीं दे रखा तो ऑल रियल नंबर ही कंसिडर करेंगे। सेकंड वाला देखो x² + 2x। अब आप चाहो तो इसकी एग्जैक्ट रेंज निकालो, चाहे तो मत निकालो, ये हमारे को देख के आइडिया लग रहा है कि यार ऑल रियल नंबर तो नहीं आएंगे। देख के आइडिया नहीं लगा तो पूरा सॉल्व कर लो भाई। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे तो देख के आइडिया भी लगना शुरू हो जाएगा। रेंज निकालनी है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसका हाफ उसका स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर -1। अब स्क्वायर तो क्या होगा भाई, ये तो 0 से इन्फिनिटी हो सकता है, तो ये -1, तो यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास में fx आ गया, fx तो क्या आएगा, -1 से इन्फिनिटी। क्या इसमें ऑल रियल नंबर कवर हो गए क्या, नहीं हुए भाई। चाहे तो ग्राफ भी बना सकते थे, इसका ग्राफ से भी पैराबोला बनता है, वो पैराबोला जो है माइंड में सोच सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि यार जो भी होगा आएगा तो पैराबोलिक आएगा, तो ऑल रियल नंबर तो कवर होंगे नहीं भाई। जो भी उसकी वर्टेक्स बनेगी, ठीक है, जो भी उसकी वर्टेक्स बनेगी, वर्टेक्स के नीचे वाले तो कवर होंगे ही नहीं ना। तो मतलब ये जो हमने कैलकुलेशन करी है, करने की जरूरत नहीं है, माइंड में सोच सकते हैं कि यार पैराबोला बनेगा, पैराबोला में जो भी उसकी वर्टेक्स है नीचे वाली वैल्यू तो कवर होने वाली नहीं है, ठीक है, तो ऑल रियल नंबर तो बन नहीं रही। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, ये इनटू फंक्शन है। बात समझ में आई। तीसरे वाला एक बार अपना दिमाग लगाओ, 30 सेकेंड ओनली, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, फिर करते हैं डिस्कस। हाँ जी कर लिया। देखो थर्ड में fx = यहाँ एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, fx = 1 - e⁻1/x - 1 इसका रूट। आपको सिर्फ इतना सोचना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोडोमेन नहीं दे रखी, क्या इसकी रेंज ऑल रियल नंबर आएगी क्या, बस इतना दिमाग लगा लो, पूरे निकालने की जरूरत क्या है, क्या इसकी रेंज ऑल रियल नंबर आएगी, नहीं आ सकती। पहला रीजन भाई रूट है, रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा भाई, रूट तो 0 से बड़ा ही होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, नेगेटिव होता ही नहीं, वही बात खत्म। वैसे एक्चुअल में इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी नहीं आएगी, इसकी वैल्यू क्योंकि 1 में से कुछ घट रहा है, तो 1 में से कुछ घट रहा है तो ये 0 से लेके 1 तक ही जा सकती है। क्या एग्जैक्ट 0 आएगा क्या, अब वो सारी कैलकुलेशन करने वाली बात है, क्या एग्जैक्ट 0 आएगा क्या एग्जैक्ट 1 आएगा क्या, मतलब इस पे ओपन क्लोज क्या आएगा, वो सब रेंज निकालने वाले मेथड में मतलब वो सोच सकते हैं, ठीक। बट इनटू ऑन टू पता लग गया,
कुछ नहीं सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, पता लग गया क्या आएगा, क्या आएगा, ये इनटू फंक्शन आएगा, बिकॉज इसकी रेंज ऑल रियल नंबर तो है ही नहीं, तो ये इनटू फंक्शन है। अब रही बात इसकी एग्जैक्ट अगर रेंज निकालनी हो तो रेंज निकाल सकते हैं। इसका आंसर फिर से नहीं बताऊंगा, कमेंट में बताना, कमेंट में बताऊंगा आपने सही किया है नहीं किया। 0 से 1 तो वैसे मैंने लिख के दिया, ओपन क्लोज सोचना है, सिर्फ दिमाग लगाना, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमने सेकंड मेथड किया था उसमें हमने 4 क्वेश्चन कवर किए थे, तो वही चारों मैंने फिर से लिख दिया। अब हमारे को सिर्फ यही करना है कि ये फंक्शन क्या होंगे, इनटू होंगे या ऑन टू होंगे। तो पहले तो फोर्थ वाला दिमाग लगाना है, क्या है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि भाई पैराबोला बनेगा तो ऑल रियल नंबर तो कवर होंगे नहीं, ठीक है। तो मतलब फोर्थ वाला कैसा आएगा, इनटू फंक्शन आएगा। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, माइंड में सोच सकते हैं। क्वेश्चन रेंज का हो तो रेंज पूरी निकालनी हो तो रेंज तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाल सकते हैं। इसकी अगर पूरी रेंज निकालनी होती तो क्या करते, +1 -1, ये बन जाता x -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाता, ये तो भाई 0 से इन्फिनिटी है, -1 तो -1 से इन्फिनिटी, ये इसकी जो है कुल मिला के रेंज बनती। बट अपने को रेंज निकालनी नहीं, हमें तो इनटू ऑन टू चेक करना है। इनटू ऑन टू के लिए पूरी रेंज निकालने की जरूरत क्या है, बस यही तो देखना है कि रेंज में क्या सारी वैल्यू कवर हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन ऐसा होता कि इफ fx इज इक्वल टू x² - 2x फ्रॉम r to -1 से इन्फिनिटी, फ्रॉम r to -1 से इन्फिनिटी लिखा है ये, देन फाइंड वेदर fx इज 1 1 और सॉरी इनटू और ऑन टू। अब इसकी कोडोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है, दे रखी है भाई, दे रखी है तो बात ही खत्म, नहीं दे रखी तो ऑल रियल नंबर मान लेंगे। तो अब इसकी रेंज निकाल के देखनी पड़ेगी। अब वो तो हमने निकाली थी कि इसकी रेंज क्या आ रही थी, -1 से इन्फिनिटी, तो मतलब सारी वैल्यू ये एग्जैक्टली जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ गई, मतलब वही सारी वैल्यू आ रही है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, ठीक। तो इसका मतलब अब ये क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। कुछ नहीं दे रखा तो इनटू है। समझ में आई बात सबको, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होता, -1 से इन्फिनिटी, मान लो -5 से इन्फिनिटी दिया होता, तो हमारे को फिर निकालना पड़ेगा कि यार रेंज तो इसकी आई -1 से इन्फिनिटी, कोडोमेन थी -5 से इन्फिनिटी, यानी कि जो -5 से -1 के बीच की वैल्यू होंगी वो तो कवर ही नहीं हुई, वो खाली बच गई, उनकी कोई प्री इमेज नहीं आएगी। तो अब बन जाएगा इनटू। समझ में आई बात सबको। अच्छा चलो अब बात हो ही गई तो फिर एक और चीज़ अपना दिमाग ला के बताओ, अगर यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी दिया होता, अब क्या होता, ये इनटू होता या ऑन टू होता। अब ये फंक्शन ही नहीं होता, इनटू ऑन टू तो बाद की बात है। अरे भाई रेंज कोडोमेन में आ रहा है 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। रेंज -1 से इन्फिनिटी कैसे हो सकती है, रेंज जो इसकी वैल्यूज है, मैपिंग तो सिर्फ भाई रेंज क्या होती है, इसका सबसेट होनी चाहिए ना, सबसेट नहीं है, वो कुछ एक्स्ट्रा ही वैल्यू आ गई भाई, इसके बाहर की वैल्यू आ गई, -1 से 1 के बीच की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो रेंज तो हमेशा कोडोमेन का सबसेट ही होती है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। या अगर दे दिया तो क्या है भाई, फंक्शन ही नहीं है, इनटू ऑन टू तो बाद की बात है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट ये वाला, ये तो कर दोगे, इतना तो मुझे तुम्हारे ऊपर जो है ना विश्वास हो गया है कि तुम कर दोगे। इनटू है या ऑन टू है, सही सोचा तुमने, सही सोचा है बिल्कुल, इनटू सही है। जिन्होंने सही सोचा है उनको मेरी तरफ से शाबाशी। पैराबोलिक, इसका ग्राफ पहले बनाया था, ठीक है। ऐसा कुछ ऊपर वाले का इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। बाई एक्सिस कहीं पर भी होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अब जब मॉड कर दिया तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। तो सारी वैल्यू कहाँ कवर हो रही है भाई, नीचे वाला हट जाएगा, कुछ ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। इसका बना रखा है पहले, इसलिए मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हमने जब 1 1 मैनी 1 करे थे तो बनाया था एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा, तो भाई नीचे वाली वैल्यू कहाँ कवर हो रही है, बात खत्म। तो ये क्या है, इनटू फंक्शन। अच्छा उसके बाद 6th वाला ln(x) का मॉड, ये भी कर दोगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो, कर दोगे, पक्का कर दोगे। कर दिया, ग्राफ सोच लो, आइडिया लग जाएगा सारी वैल्यू कवर हो रही है कि नहीं। ln(x) के मॉड का ग्राफ, ln(x) ये था, इसके मॉड का ग्राफ कहाँ बनाए, यहाँ बना देते हैं।
ये आप बता दो। सोच तुमने पहले ही लिया होगा, पता है मेरे को, पता है मेरे को। इंटेलिजेंट हो आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट हो, वेरी इंटेलिजेंट। ये बताओ तब माने। नेक्स्ट ये बताओ, 30 सेकेंड्स हैं, दिमाग लगाओ, फिर बताऊंगा आंसर। ग्राफ बनाया था इसका पहले, एक्सप्लेनेशन सारा दे रखा है इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली ग्राफ बना रहा हूँ। ये ग्राफ आया था इसका, बनाया था। किसी को लग सकता है कि सर ये तो एक्स क्यूब के जैसा ग्राफ हो गया, शेप मिलती जुलती है, एक्स क्यूब में और इसमें फर्क क्या है? वो क्यूब है, ये स्क्वायर के जैसा है, ये स्क्वायर है, तो कर्वेचर में, गोलाई में फर्क है। क्यूब वाले की गोलाई थोड़ी डिफरेंट होगी, इसकी गोलाई डिफरेंट है, बस इतना ही फर्क है। क्या इसमें सारे रियल नंबर कवर हो रहे हैं? क्या हो गए? दिख तो रहे हैं। तो ये कैसा है? ये ऑन टू फंक्शन है बेटा, ऑन टू। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी कर चुके हैं, अगेन 1 1 मैनी 1 के लिए हमने किया था, अब इनटू 1 2 चेक करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है, इनटू है या ऑन टू है? कुछ सॉल्व नहीं करना, ओरली कर सकते हो। क्या सोचने लग गए? अरे क्यूबिक फंक्शन है, बता रखा है पहले। क्यूबिक की रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर होती है। कोई भी ऑड डिग्री का फंक्शन हो, लीनियर यानी 1 डिग्री का हो, 3 डिग्री का यानी क्यूबिक हो, 5th डिग्री का, 7th डिग्री का, कोई भी ऑड डिग्री का फंक्शन हो, उसकी रेंज हमेशा ऑल रियल नंबर आएगी। इसका ग्राफ भाई क्यूबिक का ग्राफ है, चाहे ओनली इंक्रीजिंग बन जाए, ओनली डिक्रीजिंग बन जाए, भले ही कुछ ऐसा ऐसा बन जाए, रेंज इसकी ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही जाएगी। तो रेंज ऑल रियल नंबर, तो फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू फंक्शन। दिमाग लगाना ही नहीं है, सब पढ़ रखा है अपन ने, पहले ही पढ़ा रखा है सब कुछ पहले ही। आपने, उम्मीद है आपने भी पढ़ लिया होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा, भूले नहीं होगा चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 9th 2x माइनस साइन एक्स। अब देखो, अपने को पूरी रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, तो ऑल रियल नंबर आएगा, आएगा ना। ये -1 से 1 ही होता है बेचारा। अब ये क्या है? ऑल रियल नंबर है, उसमें से आपने -1 से 1 वाला कुछ घटा भी दिया, की फर्क पैदा है? रहेगा तो ये तो ऑल रियल नंबर ही आ सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा भाई, जब ये इन्फिनिटी है उसमें से आप -1 से 1 कुछ घटा भी दो, क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, तो उसमें से -1 से 1 कुछ घटा भी दिया, क्या फर्क पड़े? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी भी रेंज ऑल रियल नंबर ही आएगी, यानी ये फंक्शन भी कैसा आएगा? ऑन टू फंक्शन आएगा, ठीक है। और ये तो सिमिलर ही है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, वही एग्जैक्ट सेम है। इन टू ऑन टू में तो सेम ही कॉन्सेप्ट चलेगा। ये भी क्या आएगा? सेम रीजन, सेम कॉन्सेप्ट। ये भी क्या है? ऑन टू फंक्शन है। बात समझ में आई सबको? ठीक है। ये भी क्या? ये ऑल रियल नंबर, -1 से 1, ठीक। अब एक और क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको 11th क्वेश्चन बना लेते हैं। कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम r टू a। कंसिडर द फंक्शन f, ये क्या है? r से a। r ऑल रियल नंबर, a कोई सेट है, कोई सेट है, कुछ वैल्यूज होंगी इसके अंदर। गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फुल स्टॉप। फाइंड द सेट a, यही निकालना है। फाइंड द सेट a so that fx becomes an onto function, so that fx becomes an onto function। 1 मिनट का टाइम है, पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर करते हैं डिस्कस। सिंपल क्वेश्चन है।
हाँ जी कर लिया। देखो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए इसकी रेंज इसकी कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, तभी तो ऑन टू होगा। हमें निकालना क्या है, ये कोडोमेन ही निकालनी है, सेट ए निकालना है। तो मतलब कोडोमेन निकालनी है ऑन टू होने के लिए, तो ऑन टू है तो कोडोमेन और रेंज तो बराबर होगी। तो मतलब करना क्या है, आप इसकी रेंज निकाल लो, भाई सेट ए बन जाएगा। तो इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने को तो बहुत सारे मेथड आते हैं अपने को, कर लोगे अब तो। सबसे आसान मेथड क्या चलेगा इसमें, सबसे आसान मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। इसके कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, x + 1 का होल स्क्वायर -1। भाई इसकी वैल्यू तो क्या होगी, इसकी वैल्यू तो 0 से इन्फिनिटी होगी, उसमें से 1 घटा दें तो यानी कि fx जो आएगा, fx तो -1 से इन्फिनिटी हो सकता है, यानी कि इसकी जो रेंज है -1 से इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट A है, सेट A इज इक्वलेंट टू -1 से इन्फिनिटी। ये आंसर आ गया हमारे पास में, खत्म। एक और क्वेश्चन खतरनाक वाला, खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिमाग लगाना है। चलो अब क्वेश्चन है कंसिडर अ फंक्शन, ये क्या है, f from a to b such that na is equal to m and nb is equal to n। यानी कि a से b पे, जैसे ये क्या है, ये a सेट है, ये b सेट है, इससे इस पे हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसमें m एलिमेंट्स थे, इसमें n एलिमेंट्स थे, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है। ये इसका मतलब है such that na is equal to m and nb is equal to n, then ठीक है, then find first part, number of functions that can be defined from A to B। नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B, इसका मतलब ये है कि भाई ये A है, ये B है, आपने तो भाई इसके एलिमेंट्स को इससे एलिमेंट से मैप करना है। इसमें हमने m बोल दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें n बोल दिया। अब जैसे मान लो आपने इसको इससे मैप कर दिया, इसको इससे मैप कर दिया, इसको भी इससे कर दिया, चाहे 1 1 हो, चाहे मैनी 1 हो, चाहे इनटू ऑन टू, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसको इससे मैप कर दिया, बन गया फंक्शन। अब आपने इसको इससे कर दिया, इसको किसी और से कर दिया, वो इंटरचेंज कर दिया कुछ कुछ, तो वो कोई डिफरेंट फंक्शन बन जाएगा। तो मतलब टोटल कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, किसी को किससे भी करो, जिसको जिससे मर्जी मैप करो, जो तुम्हारा मन करे करो, बस फंक्शन होना चाहिए। तो टोटल कितने फंक्शंस हो सकते हैं दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B, पहला पार्ट। दूसरा, हाउ मेनी, देन फाइंड नंबर ऑफ 1 functions that can be defined from A to B, लिख लेना। तीसरा पार्ट, नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शंस। ये तो क्या है कि ओनली 1 1 हो, ऐसे कितने फंक्शन हो सकते हैं। फिर ओनली मैनी 1 हो, ऐसे कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B। फोर्थ पार्ट, number of onto functions that can be defined from A to B। Fifth part, number of into functions that can be defined from A to B। और क्या रह गया, चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ 1 1 onto functions, यानी बाइजेक्शंस कितनी हो सकती हैं दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B। तो A से B पे टोटल कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। अगर इसमें m एलिमेंट है, मान लो पहले वाले में 5 एलिमेंट है, दूसरे वाले में 4 एलिमेंट है, पहले में 10 है, दूसरे में 20 है, जो भी हो, पहले में m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है, ठीक। तो A से B पे टोटल फंक्शन कितने डिफाइन किए जा सकते हैं, 1 1 उनमें से कितने हो सकते हैं, कितने मैनी 1 हो सकते हैं,
ऑन टू कितने डिफाइन किए जा सकते हैं, इनटू कितने डिफाइन किए जा सकते हैं, और 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्शंस कितने किए जा सकते हैं। तो ये 6 पार्ट्स हैं, ये 6 चीज़ें आपको सोचनी है, दिमाग लगेगा खूब सारा, और बीच में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे, तो सोचना है इसमें। एक चीज़, ये जो हमने सारे पार्ट्स किए हैं, इसमें से जो ये 4th पार्ट और 5th पार्ट है, ऑन टू और इनटू, ये ओनली एडवांस्ड के पेपर के कॉन्सेप्ट मतलब पेपर में आ सकता है। वैसे एडवांस्ड में ऑन टू वाला तो आया भी हुआ है, ये शायद 2001 में आई थिंक आया था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, आया हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन। और ये इनटू वाला भी, ये तो क्या है कि ओनली फॉर जेई एडवांस्ड में आ सकते हैं, बाकी सारे तो जेई मेन में भी आ सकते हैं, जो 1st 2nd 3rd और ये 6th वाला जो है ये जेई मेन में भी आ सकते हैं। ठीक, तो अब ये आपने दिमाग लगाना है, खुद से सोचना है, अभी आंसर नहीं बताया जाएगा, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा कि कितने 1 1 होंगे, कितने मैनी 1, कितने जो भी हैं सारे के सारे, टोटल कितने फंक्शन हो सकते हैं। तब तक आप इसके ऊपर दिमाग लगाओ खूब, जितना पढ़ाया है उसको पढ़ो, ये क्वेश्चन करो, लगाते रहो दिमाग, उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, विदिन 24 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब ठीक है, जो थोड़ा बहुत बीच में डिले हुआ, सॉरी फॉर दैट, थोड़ी मेरे से बीच में थोड़ी तबीयत खराब थी कुछ दिन के लिए, तो मैं बना नहीं पाया था वीडियोस। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जितना अब तक किया है पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और इस क्वेश्चन पे खूब दिमाग लगाना, लगाते रहना करना। चलो ठीक है, बाय बाय।